प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज रविवार, और आज के कार्यक्रम में मैं जहाँ उपस्थित होता हूँ आप लोगों के कमेंट में भेजे गए सवाल और उनके उत्तर के साथ। आइए, पहली कुंडली उत्तर प्रदेश से ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश वालों पे बात बहुत ज़्यादा मेहरबान हूँ, और जिनकी कुंडली नहीं लूँगा वो क्षमा करेंगे और अगली बार उनकी बारी। और याद ज़रूर दिला दीजिए, ये याद दिलाने वाली बात ज़रूर है, ये लिख ज़रूर दीजिएगा। और बाकी के जो लोग हैं वो बन के रहेंगे, कार्यक्रम अंतिम तक देखा करिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और इनका नाम तो इन्होंने लिखा नहीं है, इनकी आईडी है कमल चंद्र। इन्होंने अपनी बेटी की कुंडली भेजी है। प्रायः कार्यक्रम मैं माता बहनों से ही शुरू करता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज के घंटे भर की यात्रा। इनकी कुंडली बनती है 29 अक्टूबर 1987 सुबह 5:30 झांसी उत्तर प्रदेश। कुछ पूछा नहीं है इन्होंने, बस ये पूछा है कि थोड़ी डिस्ट्री डाल दीजिए। डाल देता हूँ। कन्या लग्न की कुंडली है, बुध लग्न के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, और ये वर्गोत्तम कुंडली है, मतलब नौमांस भी 6 नंबर से ही शुरू होता है। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा और मकर राशि यहाँ 5 नंबर में। मकर राशि का निर्माण यहाँ हो रहा है, ये शनि की गौण राशि है, और एकादश नंबर यहाँ लिखा है। व्यक्ति के जीवन में आलस्य और थोड़ी सी दुष्ट स्वभाव के होने की आवश्यकता बनती है। वो हैं मूलतः थोड़े से दुष्ट जरूर होंगे, थोड़ी सी बिगड़ैल, कार्तिक मास का प्रभाव। और यहाँ पे चंद्रमा अकेले हैं, पीछे भी कोई ग्रह नहीं और आगे भी कोई ग्रह नहीं। लग्न में केतु और मंगल बैठे हैं, तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमजोर करने की स्थितियां बनती है। मंगल हैं, और ये आपकी कुंडली के लिए जो स्थिति ये दिखा रहे हैं वहाँ पे राहु और गुरु का प्रभाव यहाँ पे, और मंगल जो है वो बनते हैं अष्टम के अधिपति, जाकर के लग्न में बैठे हैं केतु के साथ। राहु का प्रभाव और गुरु और राहु का व्यक्ति के जेहन में प्राथमिकता से ये बातें दिखने में आती हैं कि व्यक्ति थोड़ा तार्किक ज़्यादा है, तर्क करता है, कुटिल और कुटिला है, तार्किक है। और क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि सूर्य नीच के बैठे हैं, जिनका नीचत्व भंग बहुत कम हुआ है। शुक्र और सूर्य दोनों साथ में बैठे हैं, बुध के साथ, लग्न के अधिपति के साथ बैठे हैं, तो दोनों ग्रहों को बल मिलेगा। और ये बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है, द्वितीय भाव में महाधनी योग लगा है। लेकिन सूर्य जो है वो हैं 11 अंश 20 कला, और ये अवस्था में खल के जा रहे हैं, खल हो रहे हैं, व्यक्ति के लिए सपोर्टिव थोड़े कम हो रहे हैं। क्योंकि नौमांस में भी अगर देखता हूं तो वो सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ पंचम भाव में मकर के ही हो रहे हैं। चंद्रमा बल अपना मेंटेन करके रख रहा है, ग्रह बदल नहीं रहा है। ग्रह अगर बदल जाता है तो वो अपने फलों को कमजोर कर देता है। या फिर उसकी राशि अगर देखता हूं तो वो लाभ का अधिपति होकर के पंचम में बैठा है, पुनः लाभ को देख रहा है। व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थितियां चाहे जितनी भी होंगी वो घट और बढ़ सकती हैं। कारण क्योंकि ये अकेला है और वो पापक भी बन रहा है। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। तो यहां पे मैंने बात कही कि गुरु राहु का यहां संबंध होना, मंगल का लग्न में बैठना। बुध बुद्धिमान है, व्यक्ति वाणी से संबंधित अगर कोई भी कार्य करे तो कर सकता है, क्योंकि सूर्य और बुध द्वितीय भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ। लेकिन मैंने बात कही थी कि नीचत्व भंग कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रहों के बीच में जो दूरियां हैं वो काफी बढ़ी हुई हैं। जो ग्रह सूर्य का नीचत्व भंग कर रहा है उसकी डिग्री ज्यादा है, सूर्य की काफी कम है। और सूर्य वैसे भी इनकी कुंडली में बनते हैं व्यय के अधिपति, तो व्ययेश जाकर के अगर धन भाव में बैठेंगे, लग्नेश का संबंध व्ययेश के साथ बनेगा। अष्टम भाव के अधिपति का लग्न में जाकर के केतु के साथ राहु के प्रभाव से युक्त होना, जो सर्वाधिक शुभग्रह होता है वो कुंडली में जन्म कुंडली का सप्तमेश और दशमेश, वो आपकी कुंडली में अपने ही राशि का बैठा हुआ है, यानी कि ये केंद्राधिपति दोष से पीड़ित नहीं होगा। ये बातें सामने से दिखती हैं। अभी इनकी कुंडली में 2026 तक राहु की दशा है। आप तो खुद ही ज्योतिष के जानकार होंगे, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और आप तो कमेंट भी करते हैं मुझे, रेगुलर मेरा कार्यक्रम भी देखते हैं। तो इतनी बात कहूंगा कि इनको सबसे पहले एक लाजवर्त धारण करा दिया जाए। एक लाजवर्त जल्दी ही धारण करा दीजिए, शनिवार के दिन 7:15 रत्ती का, और जल्दी ही चांदी में। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। डाल दी मैंने दृष्टि, हो गए संतुष्ट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है राजेश तनेजा।
श्रीमान हैं जयपुर राजस्थान से, 6 मई 1961, 7:15। इन्होंने पूछा है जमीन बेचने के कोई योग हो तो बता दीजिए। ऐसे तो उसे एक विशेष मुहूर्त में बेचने की आवश्यकता होती है, परंतु आपने जो पूछा है तो आपकी कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और लग्न के अधिपति ही उच्च के हैं और वो भी लाभ भाव में। आनंद है, ये आनंद कहते हैं क्योंकि, लेकिन थोड़ा सा कमजोर मैं देख रहा हूं। उच्च के तो हैं सूर्य लेकिन 12वें में। ठगने ठगाने का काम मत करिएगा और अपनी स्थिति को हमेशा जरूर ही देखते रहना चाहिए कि मैं कैसे लोगों के साथ हूं, मेरी स्थिति कैसी है। बहुत ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में, चूंकि ये शुक्र है लाभ में उच्च का होकर के बैठा है, वृषभ लग्न के हैं, मेहनती तो बहुत ज़्यादा होंगे। और गुरु और शनि और चंद्रमा तीनों मकर के यहाँ बैठे हैं, तो शनि के लिए तो ठीक है लेकिन गुरु के लिए कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, चंद्रमा के लिए भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। ये जो स्थिति है यहाँ पे शनि कारक होते हैं। कारक ग्रह के अधिपति अगर कारक भाव में ही बैठे हों तो ये ठीक होता है, परंतु शनि 9वें भाव में कारक नहीं होते हैं, वो राशि के अधिपति हैं और उस भाव के कारक के साथ बैठे हैं। ऊपर से आपकी जो कुंडली है वो पराक्रमेश जो चंद्रमा बनते हैं वो भाग्य भाव में बैठ करके एक शुभ ग्रह गुरु जहां नीच के हो रहे हैं और उनका नीचत्व भंग शनि कर रहे हैं। हालांकि वो ठीक होगा, चंद्रमा पराक्रम के अधिपति होकर के पराक्रम को देखे, वृषभ लग्न का होना, लग्न के अधिपति का उच्च का होना, शश महापुरुष योग का भाग्य भाव में बनना, ये स्थितियां ठीक बनती हैं। केतु की दशा आ रही है, आप 2022 में एक बार प्रयास कर सकते हैं अगर ये स्थिति होती है तो। और उसके बाद आपकी कुंडली में तो अभी शनि की दशा भी चल रही है। जमीन से संबंधित आप कारोबार वगैरह करते हैं और जो स्थिति है आपकी कुंडली में मंगल नीच का है और मंगल नीच का है और उसको चंद्रमा देख रहे हैं, इस वजह से उसका कहीं ना कहीं से एक प्रभाव दिख रहा है कि कमजोर होते हुए भी वो फल अच्छा करेगा। षडबल में वो कमजोर है, मतलब कौन कौन से ग्रह? सूर्य बलवान है, उच्च के हैं, गुरु ठीक हैं, मंगल थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, शनि ठीक है, शुक्र ठीक है, बुध भी ठीक है। लेकिन मंगल से संबंधित आप कारोबार अगर जमीन बेचने और खरीदने का काम करते हैं, आपको हनुमान जी की पूजा कर लेनी चाहिए और देवी दुर्गा की पूजा कर लेनी चाहिए। उसके बाद कहूं तो आपको अभी शनि की दशा चल रही है, 2035 तक चलेगी। नीली धारण करके भी देख सकते हैं, आपकी कुंडली के लिए वो आवश्यक हो सकता है, ये बात बनती है। चंद्रमा शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता है। मकर राशि उनके लिए सूट थोड़ी कम करती है। हालांकि अलग बात है कि वो शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हैं, यहाँ पे धार्मिक माहौल भी पैदा हो रहा है, परंतु वो धार्मिकता तभी तक विकसित होती है जब व्यक्ति के पास धन नहीं आते। धन आने के बाद व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, तो ये स्थिति मत करिएगा। सूर्य 12वें है ना, वो धार्मिक तत्व के प्रणेता होते हैं और बुध के साथ 12वें गए हैं, व्यक्ति की मति बुद्धि को वो कमजोर करते हैं और कई बार लाभ को भी कमजोर होते देखा जाता है। ये बातें बनती हैं। तो आप 2022 के दूसरे महीने के बाद अगर प्रयास करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली ऋषभ शर्मा जी की है। यह है जयपुर राजस्थान, 10 फरवरी 1996, 13:53। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के अधिपति होते हैं बुध। यहाँ पे 3 नंबर का लिखा होना, लग्न के अधिपति अष्टम में गए हैं सूर्य के साथ। किसके साथ? सूर्य कहाँ का अधिपति है? लाभ का अधिपति। अब जरा गौर करिएगा कि यहाँ पे अगर 3 नंबर लिखेगा और यहाँ के अधिपति अष्टम में जाएंगे लाभेश के साथ, तो ये स्थिति को कमजोर करेंगे। और उसके बाद सूर्य का अष्टम में जाना व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमजोर कर सकता है। अपने आप को रेगुलर एनालाइज करने की आवश्यकता है कि मैं क्या कर रहा हूं और किस चीज पे कितना वक्त दे रहा हूं। क्या वास्तव में मुझे जिस चीज पे जितना वक्त देना चाहिए उतना दे रहा हूं? क्योंकि सूर्य जब बुद्धिमानी के अधिपति के साथ, बुद्धिमता के ग्रह और कारक ग्रह बुध के साथ बैठेंगे और वो जब लग्न का अधिपति होकर के इस कुंडली का मालिक बनता है, अगर खुद मृत्यु के भाव में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित करेगा। हालांकि लोग ये भी कहेंगे और आपको भी ये बात पता होगी कि लग्न का अधिपति कहीं बैठता है तो कमजोर और खराब नहीं होता है। तो लग्न का अधिपति अगर कहीं बैठता है तो कमजोर और खराब नहीं होता है, तो फिर ये क्यों कही जाती है बात कि लग्न का अधिपति अष्टम में बैठता है तो अवयोग भी लगता है, अवनति के मार्गों को भी तो खोल रहा है। ये बात है। चंद्रमा कमजोर, क्योंकि यहां पे वो तुला राशि के हो रहे हैं और शुक्र आपकी कुंडली में जाकर के बैठे हैं दशम भाव में, उच्च के हैं, तो व्यक्ति का भोगों के प्रति जो आकर्षण है वो तीव्र है। मिथुन लग्न का होना लग्न के अधिपति व्यक्ति को बुद्धिमान बनने से रोक रहे हैं, क्योंकि सूर्य भी तो उसको फ्लरिश नहीं कर पा रहा है, वो भी तो मृत्यु के भाव में बैठा है, अष्टम भाव में। सूर्य का अष्टम और 12 में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, चाहे कोई भी कहे, ना मानिएगा। वो कमजोर करता है व्यक्ति के आत्मविश्वास को और व्यक्ति को एक सरीखा नहीं रहने देता है, वो दिक्कत करता है, परेशान करता है, मेंटेन नहीं कर पाता है व्यक्ति अपनी स्थितियों को एक सरीखा, दिक्कत होती है। और चंद्रमा भी नीचा विलासी हैं, सूर्य भी समराशि के बैठे हैं,
तो ये जो स्थिति है, हाँ, इन सब चीज़ों को दो दो ग्रह केंद्र में उच्च के मतलब अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। शुक्र उच्च का है लेकिन राहु से प्रभावित है, तो व्यक्ति जो है वो भोगी भी तो हो सकता है। मिथुन लग्न का है, वो मैथुन कर सकता है चीज़ों से, परिस्थितियों से और भोगों से, क्योंकि जो आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष का ग्रह होता है वो तो सूर्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और वो बनता भी है पापी भाव का अधिपति। मैं वो नहीं हूं जो आपको फुला दूंगा और आप फूल करके चले जाएंगे, ना, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। अगर सूर्य कमजोर है तो खुद को समझना होगा और ये भटकाव जो जीवन में हो रही है इसे बदलना होगा। नहीं तो फिर मैं वो व्यक्ति नहीं बनना चाहता आपके जीवन में कि यहां आने के बाद भी आपको कई जगहों पे जाना पड़े और कई जगहों पे दिखाना पड़े, ना। मैं चाहता हूं यहां आकर के आपकी यात्रा खत्म हो जाए। इस वजह से सूर्य को समझिए, अष्टम को समझिए। अष्टम भाव में मकर राशि का बनना और वहां पे बुध का बैठना वो थोड़ा कमजोर कर रहा है। भाग्य भाव में अगर बात करता हूं तो शनि मंगल बैठे हैं, धर्म का पक्ष है यहां। शनि शश महापुरुष योग, शुक्र मालव्य योग, गुरु हंस महापुरुष योग, ये योगों को अगर लाभ में लेना चाहते हैं तो सूर्य और चंद्रमा को पहले स्थिर करिए। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, उसका लाभ लेना होगा। वो पंचम भाव में बैठे हैं, ये बेहतर होता है, लेकिन चूंकि उनके आगे कोई ग्रह नहीं है और वो उनके आगे जो राशि बन रही है यहाँ पे 8 नंबर का लिखा होना व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा के शत्रु ग्रही होने से उसके प्रभावों को कमजोर करते हैं और व्यक्ति के मन को इधर उधर भटकाने वाला, कभी यहाँ जाएगा कभी यहाँ जाएगा, कभी इस दरवाजे को खोलेगा कभी इसको खोलेगा। एक जगह पहले अपनी स्थिति को एक तरफ होना जरूरी है, क्योंकि सूर्य न तो उसको वास्तविक राह दिखा रहे हैं और न बुध उसमें मदद कर रहे हैं। अपनी स्थिति को समझिए। गुरु की दशा चल रही है, गुरु आपकी कुंडली के सप्तम में। अभी का जो वक्त चल रहा है श्रमण, अभी का जो वक्त चल रहा है वो ऐसा है जहां आपको वो इस चीज का इशारा कर रहा है कि संभल करके अपने वास्तविक स्थिति को समझ लो। पांचवी दृष्टि लाभ भाव पे है, लग्न को देख रहे हैं। शनि मंगल का यहां बैठा होना ये व्यक्ति के भाग्य को थोड़ा कमजोर भी करेगा, लेकिन गुरु उसको सपोर्ट करेंगे, तो ये बात बनती है। पराक्रम करिए, मेहनत करिए, अपने वास्तविक स्थिति को समझने की आवश्यकता है और सूर्य को मजबूत बनाइए, क्योंकि सूर्य अगर कुंडली में कमजोर रहा तो चाहे जितने ही राजयोग बन रहे हों उन सबको वो कमजोर कर देता है। अब यहाँ पे आप जब वास्तविक चीज को समझा रहा हूं तो थोड़े से आपके नौमांस में स्थिति को बता देता हूं। शुक्र और सूर्य यहाँ 12वें गए हैं, याद करिए, यहाँ सूर्य 12वें जा रहा है, यहाँ अष्टम जा रहा है। व्यक्तित्व में कमजोरी में पक्के तौर पे देख सकता हूं, क्योंकि सूर्य भी 12वें और शुक्र भी 12वें। उसके बाद अगर बुध को लेकर के आप बहुत ज्यादा खुश होते होंगे तो चतुर्थ भाव का बुध मकर का, ये बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, यहाँ पे वो दिक्कत करता है। और उसके बाद गुरु आपकी कुंडली में गुरु राहु के साथ जा रहे हैं श्रीमन। जिसने आपकी कुंडली देखी होगी उसने कई बार चीजें छोड़ी भी होंगी। गुरु राहु यहाँ है, मार्ग खोलेंगे लेकिन भटकाव भी देंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि पंचम भाव पे है। यह मति बुद्धि को परेशान करता है। यहाँ से व्यक्ति के अंदर से उठ रहे भावना और विचारों का भाव होता है पंचम भाव। यहाँ पे गुरु और राहु दोनों का प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी डालने वाली स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि गुरु रोगेश होते हैं और अपने भाव से षडाष्टक में जा रहे हैं राहु के साथ, तो यह दिक्कत है, इसको समझना होगा। अब अगली कुंडली की तरफ। अगली कुंडली नम्रता देवी की है और यह है रायबरेली उत्तर प्रदेश से। 11 अक्टूबर 1997 दिन में 11 बजे, और इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की, और लग्न के अधिपति लग्न में ही बैठे हैं शुक्र के साथ। व्यक्ति के जेहन में सुंदरता भी है और व्यक्ति ठीक भी है। मंगल लग्न में बैठा है, उग्रता देता है और व्यक्ति को इंतजार करना मुश्किल होता है। इंतजार करना व्यक्ति के लिए बड़ा मुनासिब नहीं होता है और वो ठीक से समझ नहीं पाता है। आपकी कुंडली में सूर्य और बुध, जहां सूर्य ने बुध को अस्त किया है, ये राहु की दशा भी चल रही है आपके ऊपर और बुध अस्त भी हैं। सूर्य एकादशवें भाव में है, परेशान नहीं होना है, उनका अति विशिष्ट कारक भाव है वो। और पंचम भाव के अधिपति जो गुरु बनते हैं वो नीच के हो रहे हैं। अब जरा गौर करिएगा, आपने जो सवाल पूछा है कि मैं इतनी कंफ्यूज क्यों रहती हूं, तो समझिए, ये जो भाव होता है वो व्यक्ति के अंदर विचार के आने का भाव होता है। यहां के मूलतः जो कारक ग्रह होते हैं वो बुध होते हैं, वो अस्त हैं। वो अन्य चीजों में अपना बल भी देंगे, लेकिन इसका मतलब है कि वो इसको कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। और यहां का वास्तविक जो अधिपति है वो नीच का है, गुरु। गुरु नीच के, उनकी 5वीं दृष्टि यहां सप्तम भाव पे पड़ रही है, ये ठीक होगा दाम्पत्य के लिए। यहां से 7वीं दृष्टि यहां देख रहे हैं, ये धर्म के लिए ठीक होगा। और 9वीं दृष्टि से सूर्य और बुध को देख रहे हैं, ये भी ठीक है। परंतु पंचम का अधिपति अस्त होना और चंद्रमा भी मकर के हैं,
कंफ्यूजन की स्थिति यहीं से बढ़ी है। और ऊपर से राहु की दशा। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो बैठे हैं 16 हंस 6 कला, श्रवण नक्षत्र के हैं, ये ठीक है, अपने नक्षत्र में बैठे हैं। उसके बाद वो सूर्य जो है वो दुखी हैं। व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर है, वो ये समझ नहीं पा रहा है कि उसके लिए क्या दिक्कत है। आपने पूछा है नौकरी में क्या करूं। अब तो अभी सबसे पहले लाजवर्त बनी। मैं राहु की दशा के लिए एक ही बात समझता हूं कि गणेश जी की पूजा, गणेश जी को जितना ज़्यादा हो सके मंत्र का आवाहन करिए, मंत्र पढ़िए, उनका गणेश संकटनाशक स्तोत्र भी पढ़ा जाता है, और गणेश जी की पूजा करिए। दूसरी बात बता दूं तो गुरु चंद्रमा एक साथ हैं, लेकिन गुरु नीच के हैं। सूर्य जो है आपकी कुंडली में शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं, व्यक्ति के अंदर ढाढ़स नहीं देते हैं। व्यक्ति को हर बार यही लगता है कि मेरे द्वारा लिया गया निर्णय अगर गलत हुआ तो फिर क्या करूंगा या फिर क्या करूंगी। तो ये चीज़ें बन रही है। व्यक्ति अपने आप को पहले सही दिशा में ले जाए, उसका ग्राफ तैयार करिए, अपने दिमाग में एक खाका बनाइए, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। उसके बाद अगर ग्रह की बात अगर आप करेंगे तो ग्रह आपकी कुंडली में पंचम भाव का अधिपति बनता है गुरु, वो नीच का है, और पंचम भाव में शनि, सूर्य शत्रुग्रही हैं, लग्न में मंगल है और पंचम का अधिपति नीच का है, भाग्य का अधिपति भाग्य को देख रहा है। और इस आधार पर अगर देखता हूं तो राहु की दशा चल रही है। अभी व्यक्ति जो है वो हर बार अंतिम में जाकर के गच्चा खा जाता है। गुरु की स्थिति मिथुन के हो रहे हैं, यहाँ पे शनि अपनी राशि के हैं। अब पढ़ाई क्या करते हैं ये तो आपने बताया नहीं। मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में पीसीएस वगैरह की तैयारी के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल षडबल में बलवान हो रहा है, सूर्य भी बढ़िया है और शुक्र पद भी दे सकता है। पीसीएस की तैयारी, और साथ में एक ऑप्शन जरूर रखिएगा, क्योंकि राहु की दशा है, ये अंतिम में जाकर के गच्चा देते हैं और बड़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि लग्न का अधिपति लग्न में अनुराधा का बैठा है, जो इस कुंडली में कारक नहीं होते हैं। और वो शनि आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं भाव को कमजोर भी करेंगे, क्योंकि यहाँ का अधिपति मूलतः नीच का है। तो जिस राशि में जो ग्रह बैठा है, जैसे शनि यहाँ बैठे हैं, एक तो वो कारक नहीं हुए, तृतीयेश और चतुर्थेश होते हैं, पंचम में बैठ गए, तो इस भाव को भी प्रदूषित कर रहे हैं। ऊपर से इनके ऊपर जो यहाँ का भाव का अधिपति जो है वो कहीं ना कहीं से नीच का हो रहा है। इस वजह से शनि भी कहीं ना कहीं मेहनत ज़्यादा करा रहे हैं, और पराक्रम जो व्यक्ति करता है उसका फल, ये व्यक्ति के मेहनत करने के बाद जो पांचवा भाव होता है, जहाँ मैंने गोल घेरा लगाया है, ये वो भाव है जहाँ से व्यक्ति के मेहनत के बाद का परिणाम देखा जाता है। आपने मेहनत किया, उसमें आपने पूरी अपनी जितनी भी कैपेसिटी थी सारी चीज़ें लगा दी, रिसोर्स अपना लगाया, वक्त लगाया, समय बर्बाद भी किया और नुकसान भी किया, और उसके बाद अगर वो चीज़ें नहीं एक्वायर होती हैं या फिर आप उसको अगर नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ का अधिपति नीच का हो रहा है, जो कि दिक्कत कर रहा है। व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा कराने के बाद भी उससे वो चीज़ें नहीं दे पा रहे। ये बात है, मतलब व्यक्ति मेहनती है, कारण क्योंकि यहाँ पे एक शुभ ग्रह बैठा है और चंद्रमा भी तो बैठे हैं, लेकिन और यहाँ पे वास्तव में अगर देखता हूं तो भाग्य का सहयोग भी मिल रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, वो खराब तो कभी होगा नहीं। तो ये स्थिति समझिए कि सूर्य भी यहां बैठे हैं, ये यश गौरव सम्मान पद प्रतिष्ठा वगैरह देते हैं। कहीं से भी अगर सूर्य की दृष्टि अगर पंचम भाव पे पड़ जाती है, आपकी कुंडली में स्थितियां हैं, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों यहां से बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। यहाँ का अधिपति अस्त हो रहा है, एकादशवें में गया है, व्यक्ति के लाभ के कई सारे क्षेत्रों को खोलता भी है। आपके पास ऑप्शन तो कई सारे हैं, पहले खुद को दिक्कत में न रखिए, अपनी स्थिति को समझने की आवश्यकता है। लग्न में मंगल हैं और शुक्र हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट बड़े कम करते हैं, क्योंकि शुक्र कहाँ का अधिपति है। अब जरा गौर करिए कि आपने ये बात मुझसे पूछी है कि मैं कंफ्यूज रहती हूँ या फिर निर्णय नहीं ले पाती हूँ, तो क्यों? कारण बताता हूँ। 12वें भाव का अधिपति बनता है शुक्र, और व्ययेश अगर लग्न में बैठ जाता है और जब वो मंगल का बहुत अच्छा मित्र भी ना बनता हो तो क्या करेगा? वो अपने प्रभावों को तो बढ़ा लेगा, लेकिन लग्नेश के प्रभावों को कम कर देगा। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को छिटका देता है। व्यक्ति जो होता है वो भटक जाता है, उसके सामने कई सारे रास्ते दिखते हैं, और ये बात तो कहीं ना कहीं कमजोर होगी ना, होती ही होती है। इसी चीज को तो समझना होगा, और दरअसल यही तो बात है जो हमें परेशान कर देती है। एक तो लड़की का होना, एक तो मतलब साधारण, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझसे आजकल अगर कोई भी ये पूछता है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूं, मैं डर जाता हूं। क्या करूं? डर जाता हूं। कुंडली में स्थितियां हैं फिर भी डर जाता हूं, मिलने की इतनी दिक्कत होती है। ये सही बात है, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो जीवन की वास्तविकता से आपका ध्यान ना रखवाऊं, बिल्कुल नहीं। व्यय का अधिपति है, लग्न में बैठेगा, लग्न को कमजोर करेगा, अपने आप को तो मजबूत कर लेगा, वो व्ययात्मक बना देगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व को मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, तब जाकर निखार आती है। हनुमान जी की पूजा एकमात्र, क्योंकि षडबल में वो बली हैं, वो अर्गोत्तम भी हैं और ठीक भी देखे जा रहे हैं। राहु के साथ है तो थोड़ी उग्रता भी है, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय भी लेते हैं, आपसे ईमानदारी
बहुत जल्दी दिख जाती है और व्यक्ति से इंतज़ार नहीं होता है। उग्रता, व्यग्रता और इंतज़ार करना व्यक्ति के जेहन की सबसे आसान बात होती है। इसको थोड़ा कमज़ोर करिए। राहु की दशा है, एक क्लास वर्थ बनिए जितनी जल्दी हो सके, और अगर हो सके तो आपकी कुंडली में राहु में केतु अभी चल रहे हैं। 2021 के 9वें महीने के बाद शुक्र की दशा जब आएगी, व्ययात्मक स्थितियाँ और ज़्यादा बढ़े ना, इस वजह से देवी दुर्गा की उपासना करते रहनी चाहिए। और सूर्य आपके जो हैं वो मुझे कमज़ोर दिख रहे हैं, इसको समझना होगा बहुत अच्छे तरीके से, ये बात बहुत ज़रूरी है। अब आइए अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है अवधेश भारती की। यह है चिंचवाड़, महाराष्ट्र, 3 नवंबर 1979, 6:35। दरअसल ये इनकी आईडी से आई है, ये इनकी पत्नी की कुंडली है और इन्होंने ये बात पूछी है, ध्यान से समझिएगा। और उन लोगों को ये बात जरूर पता होनी चाहिए जो ज्योतिष पे भरोसा ना करते हो, उन्हें ये जरूर देख लेना चाहिए। इन्होंने पूछा है पत्नी कैंसर से पीड़ित है। अब ये समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ध्यान दीजिएगा, जन्म कुंडली बनती है तुला लग्न की, 7 नंबर की राशि यहां बनी, लग्न में ही सूर्य नीच के हैं, लग्न में ही सूर्य नीच के। अब मैं यहां यह नहीं बताऊंगा कि उनका नीचत्व भंग हुआ कि नहीं हुआ, और उस पर आवश्यकता भी नहीं है। सूर्य नीच के हुए, रक्त से संबंधित समस्या या शरीर को अंदर से खोखला करने का काम कौन करता है? मंगल, वो भी नीच का है, 10वें स्थान में यहां पे। बाकी छठे भाव के अधिपति जो बनते हैं वो गुरु बनते हैं। तुला लग्न की कुंडली बनेगी अगर तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12। यहां मीन राशि बनी, यहां कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, इस वजह से भाव कमजोर हुआ। और यहां का अधिपति, ध्यान से समझिएगा, इधर उधर जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, ध्यान से समझिए। यहां पे मीन राशि बनी, यहां के अधिपति बने गुरु। अब यह निर्भर करता है कि छठे भाव के अधिपति किसके साथ बैठे हैं। तो किसके साथ बैठे हैं? एकादशवां भाव शनि, राहु और गुरु, तीनों एक साथ। अब जरा विचार करिए, 2 ग्रह नीच के और छठे भाव का अधिपति शनि, राहु, केतु का प्रभाव लेके बैठा है, और ये कहीं ना कहीं यहां से लंबी बीमारियों का योग दिखाता है। और दशा, अब जरा गौर करिए, तो 2020 के 7वें महीने से इनका प्रभाव और ज्यादा नुकसान वाला रहा है, और कोई ना कोई भयंकर बीमारी अभी, और जैसे इन्होंने बताया कि कोरोना से भी प्रभावित हैं। तो 2020 के 7वें महीने की 20 तारीख के बाद इनके ऊपर चंद्रमा में शुक्र आ गए। वो चंद्रमा कहां के अधिपति होते हैं? 10वें भाव के अधिपति। और शुक्र कहां के अधिपति होते हैं? अष्टमेश। स्थितियां सामने दिख रही हैं, 10वें भाव के अधिपति में अष्टम भाव के अधिपति का चलना, ये आपके करियर को और आपको भी प्रभावित कर रहे होंगे। क्योंकि नवमांश कुंडली में अगर देखता हूं तो लग्न में सूर्य हो रहे हैं कुंभ के, और ये कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। शनि का प्रभाव, राहु गुरु यहां एक साथ, यहां भी प्रभाव कर रहे हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं, गुरु उच्च के हैं, हालांकि वो निजात भी दिला सकते हैं अगर मेहनत कर दी जाए तो, प्रभाव अगर उनका दिख जाए। हालांकि वो रोग भाव में उच्च के हुए हैं, तो वहां से रोगों से व्यक्ति अगर खर्च करे और उसको इलाज में अगर विकसित किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति के बचने की स्थितियां हैं। 2022 के तीसरे महीने तक इनको बचा लीजिए, 2022 के तीसरे महीने तक, 2020 के 7वें महीने तक मेरी पूरी श्रद्धा और मेरी पूरी जो, अगर मैंने अगर कुछ भी किया है तो उसका फल इनको मिल जाए। लेकिन अगर ये बच जाएं तो बड़ी बेहतर है स्थितियां, क्योंकि 2020 के 7वें महीने के बाद और 2022 के तीसरे महीने तक चंद्रमा में शुक्र चल रहे हैं, अष्टमेश है। और उसकी स्थिति को समझिए अगर, तो वो शुक्र द्वितीय भाव में बैठा है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि जिस राशि में बैठा है शुक्र, अष्टमेश होकर के एक मारक का अधिपति हुआ, दूसरे मारक भाव में ही जाकर के बैठा है बुध के साथ, और वो सामान्य यहाँ 12वें भाव का अधिपति होता है। 12वें भाव का अधिपति हुआ द्वितीय में बैठा, अष्टम भाव के अधिपति बुध शुक्र बनते हैं द्वितीय में बैठे, और जिस राशि में बैठे हैं वो मकर राशि, वृश्चिक राशि बनती है, यहाँ के अधिपति भी नीच के हो रहे हैं। समझना होगा इस चीज को, ये बातें बनती हैं। अब ऐसी स्थिति में शिव जी की पूजा करवाइए। क्या कर सकते हैं? शिव जी की पूजा जितनी ज़्यादा हो सके इनसे करवानी चाहिए। आप मुझे एक बार मेरे कार्यालय में ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा, फ़ोन करिएगा, व्हाट्सएप नहीं, फ़ोन करिएगा, मैं ज़रूर आपसे इस बारे में बात करूँगा। अगली कुंडली है वीरेंद्र राठौर। ये हैं चूरू, राजस्थान, 16 सितंबर 1994, 16:15। इस आधार पर आपकी कुंडली मकर लग्न की बनती है और मकर राशि ही होती है। दोनों मकर और चंद्रमा लग्न में।
यहाँ पे ये स्थिति है कि व्यक्ति चंचल मन का हो रहा है। उसके आगे धन भाव का अधिपति धन भाव में ही बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री होकर के 14 अंश 7 कला राहु के नक्षत्र में। और शनि की स्थिति अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ पे सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। पिता के साथ संबंधों को कमज़ोर मत होने दीजिएगा श्रमण, क्योंकि जन्म कुंडली के पिता भाव में 7 नंबर की राशि का लिखा होना, राहु गुरु और शुक्र तीनों एक साथ बैठे हैं। उनके रहने से आपका कैरियर और आपका जीवन बेहतर चलता रहेगा। नवमांश में भी शनि यहीं बैठे हैं अपनी राशि के होकर के। शनि वर्गोत्तम है, धन की स्थिति ठीक है। कैसे कह रहे हैं कि धन की स्थिति कमज़ोर है? ऐसा नहीं है। लाभ भाव का अधिपति मंगल बनता है, वो आपकी कुंडली में मिथुन का होकर के बैठा है, प्रतियोगिता कराएगा वो थोड़ा। और पिता से पैतृक संपत्ति का योग भी मिलता है, पिता से पैतृक संपत्ति का लाभ भी है। उनके साथ रहने का, वक्त बिताने का मौका मिलना चाहिए आपको, और निकालिए। राहु की दशा में है, इस वजह से कंफ्यूज ज़्यादा हैं और परेशान ज़्यादा कर रहे होंगे घर परिवार वालों को, इसको समझिए। एक बात और बताता हूँ, राहु दशम का है, इसका लाभ उठाइए। बड़े लेवल पे जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये व्यक्ति को अब जब वहाँ पे शुक्र भी बैठे हों अपनी राशि के तुला के होकर के, तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक ऐसी स्थिति देते हैं जहाँ वो प्रायः कई बार भौतिकवादी हो जाता है। गुरु और शुक्र का संबंध एक साथ यहाँ के लिए ठीक नहीं होगा। अगर वो अलग होते कहीं तो अच्छे होते, लेकिन राशि के अधिपति के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा नहीं होता है, और साथ में राहु भी बैठ गए हैं, इस वजह से वो दिक्कत करते हैं। राहु आपकी कुंडली में सम राशि का है, अवस्था का तो 22 अंश 28 कला का है, बाल अवस्था का होगा, वृद्ध होगा वो। इस आधार पर जो चीज़ें बन रही हैं, गुरु स्वाति में और राहु विशाखा में, परिवर्तन भी है। विशाखा नक्षत्र गुरु का और स्वाति नक्षत्र राहु का। ये जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर के व्यक्ति के जीवन में टालम टोल वाली स्थिति भी दिखती है। अपने आप को पहले क्लियर करिए, क्योंकि सूर्य अष्टम में बैठा है और शनि से दृष्ट हो रहा है। व्यक्तित्व पे कहीं ना कहीं एक कमजोरी दिख रही है, आलस्य दिख रहा है। व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करना चाहिए, और मकर के हैं आप, आलसी भी होंगे। चंद्रमा लग्न में बैठा है तो छिटकाव देता होगा, भटकाव देता होगा। लग्न और राशि के अधिपति जब एक ही हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सफलता के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसको लाभ में शामिल करिए, इसको इकट्ठा करिए अपने आप को। और वैसे भी आपकी कुंडली में तो नौकरी के बहुत अच्छे योग हैं, पता नहीं आप करते भी होंगे या नहीं, आपने तो ये बताया नहीं है, लेकिन नौकरी की स्थिति भी आपकी कुंडली में है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली कौशिक रॉय की है। ये जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से हैं। 26 नवंबर 1988 सुबह 1:14। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की। यहाँ 6 नंबर की राशि का लिखा होना। लग्न के अधिपति गए हैं सूर्य के साथ, व्ययेश के साथ बैठे हैं, और वो सूर्य जो है आपकी कुंडली में सर्वाधिक षडबल में कमजोर ग्रह बन रहा है। व्यक्ति को कई जगह भटकाव देता है। वो व्यक्ति कभी भी एक सरीखा नहीं होता है। दूसरी बात, आपकी कुंडली में बुध और सूर्य यहीं बैठे हैं, और वो शुक्र की राशि में गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं अकेले। तो यहाँ पे गुरु को भी जो लाभ देना चाहिए भाग्य भाव में बैठ करके, वो नहीं दे रहे हैं। आपकी कुंडली में मंगल बहुत बेहतर है, क्योंकि वो मीन का होकर के बैठा है। इस राशि का अधिपति यहाँ से तृतीय एकादशवें के संबंध में है। सूर्य 12वें भाव के अधिपति होकर के जाकर के बैठे हैं पराक्रम भाव में। अगर आप कहीं से भी अगर ऐसी स्थिति मैं देख रहा हूं, चूंकि शनि और चंद्रमा एक साथ एक दूसरे को देख रहे हैं, ये व्यक्ति के जीवन में भटकाव देते हैं कैरियर को लेकर के, और कई बार व्यक्ति को जो है वो धन की चिंता प्रायः सताते रहती है। शुक्र मालव्य योग में है, यहाँ पे अपनी राशि के बैठे हैं, वो द्वितीय भाव में स्वाति नक्षत्र के हैं, और राहु भी अपने ही नक्षत्र में है, सतभीखा में। ये तो स्थिति ठीक है। बुध अनुराधा के हैं और सूर्य भी अनुराधा के हैं, जिसका अधिपति शनि आपकी कुंडली में गुरु की राशि में बैठा है। यहाँ पे बैलेंस कभी खर्च मत करिएगा, बैलेंस बना करके रखिएगा। और ये कुंडली थोड़ी अच्छी है, मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये राहु जो है वो यहाँ पे बैठे हैं 6ठे भाव के, तो परिस्थितियों को व्यक्ति जीत ही जाता है। अगर व्यक्ति किसी भी तरीके से शारीरिक फिटनेस से संबंधित अगर कोई काम करता हो, जिसमें जैसे जिम वगैरह का काम अगर हो जाए, या फिर व्यायामशाला वगैरह बनाने का अगर कोई काम व्यक्ति करे, तो ज़्यादा लाभ इस कुंडली में देखा जा रहा है। मंगल ठीक है। शनि की दशा आने वाली है, जो आपकी कुंडली के लिए रोगेश और पंचमेश होते हैं। इस स्थिति को देख करके कि जन्म कुंडली में रोग का अधिपति बैठा है सुख भाव में, वो थोड़ा सा व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी भी कई बार देता है और मजबूती भी देता है। माता के स्वास्थ्य को कई बार कम परेशान करता है, और बैलेंस हमेशा बचा करके रखने की स्थिति बनती है इस कुंडली में। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है रवि कुशवाहा, 27 अगस्त 1993 17:48, रीवा मध्य प्रदेश। यहाँ से आने के बाद अगर ये कुंडली बनती है मकर लग्न की, और लग्न के अधिपति शनि आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं।
ये ठीक है। ये धन के मामले में धन का अधिपति धन भाव में बैठा है, ये ठीक है। और वृश्चिक के राहु बैठे हैं, ये जीवन में कई प्रकार से व्यक्ति के धन को लाने वाले बनते हैं। मकर राशि, यहाँ पे 10 नंबर की कुंडली का बनना, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है। अब ध्यान से समझिएगा। यहां 10 नंबर लिखा, लग्न का अधिपति द्वितीय में गया, ये महाधनी योग। अब कमजोरी कहां है इसको समझते हैं। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और बुध यहां बैठे, अपनी राशि का अधिपति अष्टम भाव का अधिपति अष्टम में बैठा है। यह व्यक्ति को जीवन पर्यंत कष्ट से दो चार नहीं होने देगा, लेकिन आयु भी देता है, लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल भी होंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य है, अष्टमेश का उसे दोष नहीं लगता है, परंतु फिर भी अपनी दशाओं में वो थोड़ा सा नुकसान जरूर करता है और व्यक्ति के जीवन में वो सकारात्मक माहौल को लाने में देर करता है, व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करता है। एक साथ कई चीजें व्यक्ति के सामने उपस्थित होती हैं और ऊपर से ये भी तब जब दशम भाव खाली हो। यहाँ तुला राशि का निर्माण होना, यहाँ के अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में चौथे 10वें के संबंध में जाते हों और कर्क के बैठे हों जिसका अधिपति व्यय में जा रहा हो। मतलब राशि के अधिपति से, जैसे दशम भाव के जो अधिपति बने, शुक्र की राशि बनी यहाँ तुला राशि 7 नंबर लिखा, यहाँ के अधिपति शुक्र बने, वो अपने भाव से चौथे 10वें के संबंध में गए, ये कमजोर हुआ, ये ठीक नहीं होता है बहुत ज्यादा। और यहाँ के अधिपति 12वें गए हैं। गुरु की राशि का निर्माण 12वें भाव में होना और वो गुरु मंगल के साथ बैठे हैं यहाँ पे, ये बात बनती है। तो अब ये जो स्थिति है कि वो, अब इसको ये समझना है कि अभी दशा किसकी चल रही है। तो दशा किसकी चली? जन्म कुंडली में दशा चल रही है सप्तम भाव के अधिपति की, चंद्रमा की दशा है। 2020 के मार्च से चंद्रमा में शुक्र आए हैं, जो कि आपकी कुंडली के, अभी तो स्थिति ठीक है, शुक्र की दशा है, यहाँ केतु राहु का प्रभाव हो रहा है, इस वजह से शायद वो कमजोर हो रहा हो। नवमांश में शुक्र व्यय के जा रहे हैं, सिंह राशि के हो रहे हैं। यहाँ पे 5 नंबर की राशि यहाँ बन रही है, कन्या लग्न का बनना नवमांश में, लग्न के अधिपति दशम भाव में बैठे हैं, ये ठीक है। प्रयास करिए, आपकी कुंडली में नौकरी के योग बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं पंचमेश नौकरी देते हैं। और शुक्र की स्थिति भी अगर देखता हूं तो शुक्र, हाँ, वो कमजोर हो रहे हैं क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र का अधिपति शनि बनता है और वो पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, अति शत्रु के घर में बैठे हैं। कारण क्योंकि आपकी कुंडली में वो चंद्रमा की राशि में बैठे हैं ना, और चंद्रमा यहां से व्यय में जा रहा है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के आधार पर सूर्य को आराधित करना होगा, उनको मनाना चाहिए, सूर्य की पूजा करिए, ये जरूरी है। और अगर हो सके तो प्रत्येक दिन देवी दुर्गा की उपासना कर लेनी चाहिए या उनका दर्शन भी कर लेना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपकी कुंडली में बनता है, धनु राशि के हैं आप, ये जरूरी है। और लग्न खाली है, चतुर्थ खाली है, दशम खाली है, सप्तम में शुक्र बैठे भी हैं, तो उसका अधिपति से उसको, उसके अधिपति से उसको किसी भी तरीके का कोई बाह्य बल नहीं मिल रहा है। दशा चंद्रमा में शुक्र की चल रही है, ये स्थितियां ठीक हैं। चंद्रमा और शुक्र की स्थिति देखता हूं तो षडाष्टक में हो रहे हैं, इस वजह से भी शायद वो प्रभाव में कमजोर कर रहे हों। चंद्रमा शुक्र यहाँ पे, चंद्रमा एक दूसरे से षडाष्टक में। महादशा का ग्रह और अंतरदशा का ग्रह जब षडाष्टक में होते हैं तो प्रभाव से अलग हो जाते हैं, विलग हो जाते हैं, परेशान करते हैं। और चंद्रमा वैसे भी आपकी कुंडली में वृद्ध है, शांत है, शिव जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, सूर्य को मना लीजिए और थोड़े से मंत्रों का जप कर लीजिए, काम बन जाना चाहिए। अब अगली कुंडली की तरफ पढ़ते हैं। अगली कुंडली है अभिषेक श्रीनाथ, मुंबई महाराष्ट्र, 15 फरवरी 2003, 17:12। इस आधार पर इनकी कुंडली कर्क लग्न की बनती है। यहाँ 4 नंबर लिखा है और लग्न में ही गुरु और चंद्रमा दोनों बैठे हैं, जहां पूर्णतः शुभग्रह होकर के चंद्रमा खुद विराजमान है। गुरु वक्री हैं, 17 अंश पे हैं, वो वहीं के फल करेंगे। और आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, ये बुध का नक्षत्र होता है और वो बुध मकर राशि का होकर के उनको देख रहा है, ये ठीक है। शिक्षक योग, बेहतरीन होना, जीवन का श्रेष्ठ होना, क्योंकि मंगल भी पंचम भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव में ही बैठे हैं। इनके लिए आपने पूछा है बिजनेस कर सकता हूं, जो काम करना है करिए, क्योंकि गुरु लग्न में बैठे हैं और वो यहाँ से 5वीं दृष्टि से यहाँ उच्च के हैं, वो चंद्रमा के साथ, राशि का अधिपति राशि में और गुरु उच्च के, पंचम का अधिपति पंचम में, गुरु की दृष्टि, उच्च के गुरु, स्वराशि के मंगल, और गुरु की अपने ही राशि के ऊपर यहाँ 12 नंबर लिखा होगा और यहाँ पे वो गुरु देख रहे हैं। धार्मिक भी होगा, व्यक्ति बेहतरीन है, मजेदार है। शनि राहु यहाँ बैठे हैं, जीवन में कई सारे काम को और कई सारे क्षेत्र को खोलने वाला होता है, कोई भी व्यक्ति काम करे। शुक्र 6ठे में बैठे हैं तो चमड़ों का विशेष ख्याल थोड़ा रख लेना चाहिए।
चमड़ी से संबंधित बीमारियां होती है, घाव, फोड़ा, फुंसी, इस की भी स्थिति बनती है। संबंध खराब मत करिएगा। पिता का आदर जरूरी है क्योंकि सूर्य अष्टम में कुंभ का हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दिक्कत करता है क्योंकि द्वितीय भाव का अधिपति है। पिता से लाभ होगा, पिता का आदर जरूरी है, उसका अपमान बिल्कुल भी नहीं। माता भाव का अधिपति शुक्र आपकी कुंडली में जाकर के बैठा है ऋण भाव में, अपने भाव से तृतीयस्थ, ये ठीक होगा। लेकिन पिता भाव का अधिपति पिता भाव को देख रहा है सूर्य, अपने दांतों का, हड्डियों का, नेत्रों का ख्याल जरूरी है। और एक बात बताऊं तो आपकी कुंडली में शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं शुक्र, इस वजह से माता और पिता दोनों के साथ, क्योंकि शुक्र ऋण भाव में और सूर्य जो है वो दशम के कारक और द्वितीय के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, दोनों का और दोनों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। बुध की दशा चल रही है, आपकी कुंडली की व्ययेश की दशा है। मति बुद्धि अभी भ्रमित नहीं करिएगा, गणेश जी की पूजा करते रहिए। गणेश जी को जल, दूध, दही, घी और मधु से कभी कभी स्नान करा दिया करिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है पूर्णिमा सोनी, 13 मई 2003, 13:30, बीकानेर, राजस्थान। इस आधार पर आपकी कुंडली सिंह लग्न की बनती है। क्रोधित हैं क्या आप या क्रोधी हैं? क्योंकि लग्न का अधिपति सूर्य जब बन जाए और वो उच्च का हो जाए भाग्य भाव में, और किसके साथ बैठा है? वो शुक्र के साथ, जो कि तृक भाव का अधिपति है। सूर्य, बुध और शुक्र जब तीनों एक साथ बैठ जाते हैं तो ये पिता के साथ संबंधों को कई बार कमजोर भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु उच्च का है। राहु उच्च का है और पापग्रह, और खास करके राहु अगर उच्च का हो जाता है तो कभी कभी उसको टालम टोल में ले जाता है। आपके ऊपर से अभी दशा चल रही है राहु की, एक लाजवर्त, जितनी जल्दी हो सके धारण करिए। राहु में शनि है, ये 2021 के 12वें महीने तक हैं, संबंध को कमजोर करते हैं, और वो भी तब जब शनि मिथुन का होकर के बैठा हो। बुद्धि को ग्रैब कर लेता है, पकड़ता है और घुमाता है बड़ी तेज। समझ में ही नहीं आता है आपको अभी की स्थिति जो है वो ठीक वही है कि सामने वाला चिल्ला करके अगर बोलेगा तो मान जाएंगे, लेकिन फिर भी अंदर से उसके प्रति किसी भी तरीके की सिंपैथी नहीं रहेगी। और एक बात जो कि आपको अभी अड़ियल बना रहा है, राहु में शनि, जितनी जल्दी हो सके एक लाजवर्त बनिए। 2031 के 12वें महीने तक आपके ऊपर से राहु की दशा चल रही है। इस दौरान बुद्ध्याविहीनमति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्यु तुल्यम, ये स्थितियां बनती हैं। समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि राहु की दशा जब चलती है तो व्यक्ति सामने से सही और गलत में निर्णय नहीं ले पाता है, और वो उसको कोई भी बात अगर कोई भी बोले, चाहे पिता बोले या माताजी बोले या भाई बोले या बंधु बोले, सखा बोले, कुछ भी बोले, व्यक्ति सामने से समझ ही नहीं पाता है कि उसको दरअसल करना क्या है। और खास करके एक स्थिति और है, आपकी कुंडली में उच्च का है ग्रह सूर्य, लेकिन मृतप्राय है, व्यक्ति को दंभी बना देता है, घमंडी और इल्जाम लगाने वाला भी बनाता है। ये सारी चीजें, व्यक्ति अपनी गलती कभी स्वीकार करेगा ही नहीं करेगा। सूर्य जब उच्च के हो जाते हैं तो वो व्यक्ति की कुंडली में कहाँ का अधिपति बनता है? लग्न का। मतलब व्यक्तित्व तो पूरा जो है वो सूर्य पे केंद्रित है, और वो उच्च का हुआ भाग्य भाव में, व्यक्ति धार्मिक दृष्टिकोण का है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पिता का भी भाव होता है। पैतृक संपत्ति के से इस भाव को अगर देखते हैं तो ये 6ठे 8वें के संबंध में जाता है, तो कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध को कमजोर करते हैं। कारण यहां पे राहु है। व्यक्ति जो होता है वो छलिया होता है, और जब स्थिति मंगल की देखता हूं तो मंगल आपकी कुंडली में यहीं बैठे हैं रोग भाव में, रक्त से संबंधित भी समस्या देते हैं। गुरु 12वें गए हैं, उच्च के हो रहे हैं, उच्च के गुरु और उच्च के मंगल। और अगर चतुर्दशी के चंद्रमा होते हैं तो व्यक्ति को मन से तो मजबूत रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में अकेला बैठा है तो ये मन को खिन्न करता है। 6 नंबर की राशि का बनना, इस राशि का अधिपति अपने भाव से भाग्य में गया है, धन के अधिपति का भाग्य में जाना ये ठीक होगा, लाभ के अधिपति का भाग्य में जाना ये भी ठीक है, ये स्थिति ठीक बनती है। लेकिन द्वितीय भाव में चंद्रमा व्यक्ति को चंचल मन का बना देता है। सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम आदि चीजें होती हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे रोग भाव में बैठे हैं। और एक बात और बता दूं तो सबसे ज्यादा जो मुझे इस चीज में जो निगेटिव दिख रही है वो राहु का उच्च का होना, और यहाँ पे भी वो अष्टम में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशान कर रहा है। शुक्र आपकी कुंडली में दशम भाव में बैठे हैं, नवमांश कुंडली में गुरु और शनि यहाँ बैठे हैं। ये यहाँ पे शनि वृश्चिक के होकर के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को थोड़ा सा असहनशील बनाते हैं, और व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कमजोरी तो नहीं होती है, परंतु फिर भी वो 100% उसका लाभ नहीं ले पाता है, भटकाव में ज़्यादा जी रहा होता है। ये बात समझना होगा। और बाकी षडबल में सूर्य आपकी कुंडली में बहुत बलवान है, ऊर्जा है, और व्यक्ति जो है वो पुरुष के प्रकृति को धारण करने वाला है, पुरुषोचित है। और 7वां भाव खाली, यहाँ का अधिपति लाभ में गया है। दाम्पत्य तो ठीक होगा क्योंकि वो मिथुन राशि में होकर के बैठे हैं, वहाँ का अधिपति लाभ में जा रहा है, ये ठीक है, कमज़ोर नहीं है। बस अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करिए, अपनी स्थिति को समझिए और कोमल होने का
टारगेट रख लीजिए। ये कुछ इसी तरीके से 10 कुंडलियों का मैंने समापन किया। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे किसी ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से कह देता हूँ, जिनकी कुंडली नहीं ली गई है वो परेशान, हताश और निराश बिल्कुल नहीं होंगे। अगली बार में ज़रूर याद करा दीजिएगा, और जिनकी कुंडली मैंने देखी है वो कार्यक्रम अंतिम तक देखें और उसे समझने का प्रयास करें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।